काफ़ी मजाक में समझता हूँ। मैसेज दे दीजिएगा 3, 4 नहीं 5 मिनट करो, लेकिन 5 मिनट से इंशाल्लाह कम ही। और वो देर से शुरू करने का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी। बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर जाते हैं जो नहीं है रुचि होती है, लेकिन फ़ायदा भी होता है कि बीच में इनकार खुल जाते हैं। कि अर्जन ने और कुछ और आपने भी बात की कि वो खुद काम करना पसंद करते थे बहुत सारे, तो और ये मकान शुरू करने के बाद भी मुझे याद है तकरीबन 20 साल का अर्सा तक मैंने उन्हें रिंग किया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस वक्त सीढ़ी पर खड़ा हूँ और हम मकान में शिफ्ट हुए हैं, तो कुछ फूल फुलवारी के लिए खड़ा हूँ। मुझे नहीं मालूम वो पक्की सीढ़ी पर खड़े थे या लकड़ी वाली सीढ़ी पे, और मोबाइल उस वक्त नहीं होते थे 20-22 साल पहले। तो मैंने उनसे 10 का अर्ज की कि तो आप सीढ़ी से उतर आइए, ताकि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो कौम का भी नुकसान होगा और सारा ब्लेम मुझ पे आ जाएगा। तो वो फिर उतरे और फिर उनसे गालू किसी मैटर से बारे में मशवरा करना। तो एक तो ये याद मेरी ताज़ा हो गई। दूसरी हमारे मुस्लिम भाई ने इकबाल की नज़्म की बात की थी। इकबाल की नज़्म है बांगे दरा में उनकी अव्वलीन दौर की, जिसका उन्वान है फ़लसफ़ा गम। फ़लसफ़ा गम और ज़िंदगी में जो गम आते हैं और फ़लसफ़ा मौत व हयात, दोनों पर एक बड़ी शानदार नज़्म है, पढ़ने वाली नज़्म है बांगे दरा में, जिसके 2 शेर मुझे इस वक्त याद हैं, जो जनाब मुंतज़िर पास मक्की की शख्सियत को और जो भी हमसे जुदा होते हैं कि मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। मरने वालों की जबी रोशन है इस ज़ुल्मात में, जिस तरह तारे चमकते हैं अंधेरी रात में। तो मेरी नामी आप जो भी मुझे मीडिया पर या वैसे भी मजालिस महफ़िल में सुनते चले आए हैं, तो आपको यकीनन मालूम होगा कि एज एन एंकर या एज एन पार्टिसिपेंट ये तकाजा भी होता है और हमारी आदत भी है कि कभी खुद तारीफ़ी या ताज़ी से काम हम नहीं लेते। लेकिन आज जब चंद जुमले मुझसे ऐसे अदा हों जिसमें आप समझे कि ये बिल्कुल तारीफ़ी है, तो वो नहीं, ये मुंतज़िर अब्बास साहब के हवाले से है। जो पहलू इल्म का, तारीख़ का, फ़लसफ़ा तारीख़ का, खिताबत का, वो आप तमाम अहबाब बयान कर चुके, उसको मुझे कुछ नहीं कहना और ना मेरे इसमें प्लान में था। अपने मौजूद से अपने सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि उनकी शख्सियत का जो एक बहुत मजबूत पहलू था, वो बात करते हुए उनके दलाइल होते थे, लॉजिक से, मंतिक से वो बात करते थे, डायलॉग पर यकीन रखते थे, जो मिल्लत में पाकिस्तानी कौम के हवाले से भी और शिया के हवाले से भी जो सूरत रही है और है, अगर उनको खिराज तहसीन पेश करना है तो एक बहुत बड़ा खिराज तहसीन यही होगा कि जो मुख्तलिफ तर्ज़ ख़याल मिल्लत में पाए जाते हैं और वो एक नेचुरल है। लोग मिजाज भी होते हैं, कुछ लोग अपने मिजाज के मुताबिक काम करते हैं, हदूद व क़यूद और शरीयत की के दायरे में रहते हुए अगर मुख्तलिफ काम करने वाले लोग ना हों तो ज़िंदगी का ये काफ़िला यक रंग रहे, ये इसमें सतरंगी पैदा ना हो, ये गुलदस्ता ना बन सके। तो ये ज़रूर होना चाहिए, मुख्तलिफ तर्ज़ ख़याल के मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं, लेकिन आप इसमें डायलॉग के ज़रिए किसी कंसेंसस पे पहुँचना, ये एक ज़िंदा कौमें और जो मौसर कौमें होती हैं उनका शआर होता है। मुझे यकीन है कि उनके इस पहलू को हम सब ज़िंदा रखेंगे और मिल्लत को यकजा रखेंगे। तो जिस तरह से मुख्तलिफ मिजाजों में, तर्ज़ों में, ख़यालों में एक ब्रिज का काम करते थे, ये बहुत ज़रूरी है कि वो जारी सारी रहे। अब मैं वो बात करना चाहूँगा जिसके बारे में मैंने जिक्र किया और कोशिश करूँगा और मैं यकीनन कि अपने वक्त में रहूँ। मीडिया कि शायद आज से 25 साल 30 साल पहले शायद इतना इदराक ना हो कि हमारी ज़िंदगियों पर इतना छा जाएगा। ओपिनियन मेकिंग में मीडिया और फिर अब सोशल मीडिया गैर महसूस तरीके से, ना महसूस तरीके से किस तरह ओपिनियन मेकिंग और
फैसला साजी डिसीजन मेकिंग में, हमारी इंफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में एक फैसला कौन फैक्टर इख्तियार कर जाएगा। लेकिन शायद उनको मुंतज़िर अब्बास नकवी साहब को इसका इदराक था। मुझे याद है हमारे लड़कपन का दौर था, हम एक छोटे शहर गुजरात के वासी थे और PTV उस वक्त होता था। ये जो मुझे याद पड़ता है गालिबन 81 की बात है कि उनका प्रोग्राम कारवाने हुसैन ये TV पर चलता था, तो हम उसको बहुत ज़ौक़ शौक़ से सुनते थे। और वहाँ शायद एक चिंगारी पैदा हुई कि काश के हम भी कुछ ऐसे प्रोग्राम कर सकें। और बड़े शहरों में कोई तरबियत का इंतज़ाम नहीं होता था मीडिया के हवाले से, छोटे शहरों में तो ये ऐसी बात ही नहीं थी। लेकिन शायद कोई चिंगारी पैदा हुई कारवाने हुसैन देखते हुए, और नवानुल दिल में, हालांकि उस वक्त इस्लामाबाद आने का कोई ख्याल भी नहीं कर रहा, हमें ख्याल भी नहीं था, हमारे वाले सरकारी मुलाजिम थे और हमें नहीं पता था कि मुलाजमत के सिलसिले में फिर कुछ ऐसे हालात बन जाएंगे कि इस्लामाबाद आए। लेकिन वो चिंगारी, वो ख्वाहिश और वो शायद एक खाबिदा सलाहियत वो जहन में हमेशा रही। और मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुंतज़िर अब्बास नकवी और फिर उनके साथ कौन मोहम्मद नज़ीर, ये वो दो शख्सियात हैं जिनको मीडिया में एक इनकलाब बरपा, मजहबी सहाफ़त और ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सहाफ़त, इसमें इनकलाब का पानी कहा जा सकता है। इन दो शख्सियात से पहले जो मजहबी प्रोग्राम होते थे वो गुफ्तगू हो गई, नोहा दिखा दिया, तकरीर दिखा दी, नाम दिखा दी, इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम जो हर मिजाज के लोगों के मुताबिक हो, फहम के मुताबिक हो, और अगर उसको मुख्तलिफ उम्रों के और मुख्तलिफ मिजाजों के लोग बैठे देख रहे हो तो सब पर मुअस्सर हो, वो उन्होंने शुरू किए इन दो शख्सियात ने। विजुअल से शुरू होता था प्रोग्राम कारवाने हुसैन, फिर उनका इंट्रो आता था, फिर उसमें वो हमने बड़ी बड़ी शख्सियात सुनी और उसमें फिर ओपिनियन यानी क्लिप आ जाता था, फिर मैप आ जाता था, करबला का मैप, ये चीज़ें उनसे पहले नहीं थी और इन्हीं चीज़ों ने फिर बाद में डोमिनेट किया। अब हम फिर जब इस्लामाबाद आए और वो एक चिंगारी थी PTV पर एक यंग लोगों के प्रोग्राम में एक आध साल की, फिर खुशकिस्मती से रेडियो हमें जो है वो मौका मिला 3-4 साल। अब मुझे ज़िंदगी में 3 मकाम पर एहसास-ए तफ़ाखुर हुआ जो मैं आपसे अर्ज़ करूँ। एक मकाम तो वो कि जब हमने जो हमारे जहन यानी ड्रीम केम ट्रू जिसे कहते हैं, ख्वाब की ताबीर, कि हादी TV पर कारवाने हुसैन जैसा ही एक प्रोग्राम किया जो मार्का हक़ व बातिल के नाम से, और उसमें खुशकिस्मती ये कि जो शख्सियात थे प्रोग्राम कारवाने हुसैन में आए, फिरदौस आलम साहब थे, प्रोफेसर असलम सैयद, और इसके अलावा भी वही हम लाइव प्रोग्राम में, और वो प्रोग्राम करके हमने ज़िंदगी में फ़ख्र महसूस किया कि मुंतज़िर अब्बास साहब से और मोहम्मद नज़वी के प्रोग्राम से जो हमने सीखा था वो हमने आज डिलीवर कर दिया। ख़ास तौर पर फिरदौस आलम साहब और दीगर लोग जिन्होंने अप्रिशिएट किया कि उस प्रोग्राम का स्क्रिप्ट और वो काफ़ी और टेक्निक्स, क्योंकि टेक्निक्स डेवलप हो गई थी 81 की बात से, ये 2006 की बात थी, तो टेक्निकली शायद वो टेक्निकली हवाले से कह रहा हूँ वो बेहतर था। तो एक तो वो फ़ख्र हुआ। दूसरी मरतबा फ़ख्र ये हुआ कि खुद जब मुंतज़िर अब्बास साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, 2 शख्सियात के पास मैं खुद गया हादी TV के लिए, जनाब मुंतज़िर अब्बास साहब और जनाब फिरदौस आलम साहब, और भी लोग हैं, रज़ा कादरी साहब भी बैठे। तो फिर जब वो मेरे प्रोग्राम में आए, मुझे याद पड़ता है पहला प्रोग्राम सीरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हवाले से था, और उसके बाद फिर उनके साथ बहुत प्रोग्राम किए। तो वो एक फ़ख्र था कि जिस शख्सियत को देख के हमने एक टारगेट बनाया था, आज उनके सामने हम वो प्रोग्राम कर रहे हैं। ये तो मेरी बात है, ना जाने कितने और नौजवान होंगे जो आज मीडिया में हैं और उन्होंने वो प्रोग्राम देख के और उसके बाद वो फिर मीडिया में उन्होंने एक इफेक्टिव
رول ادا کرنا شروع کیا. اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہادی ٹی وی میں میں نے 25-30 ایسے سیریل کی جس میں ایسی سیریل بھی تھی کہ جن کے 250 ایپیسوڈ تھی. اسی طرح سر ٹی وی جب سے شروع ہوئے مذہبی پروگرام میں کرتا ہوں, محرم کے پروگرام, اور وہ جو 200-250 ایپیسوڈ والا پروگرام ہے اس میں کئی ایپیسوڈ جو ہیں وہ جناب منتظر عباس نقوی صاحب کے ساتھ ہیں. تو دوسرا یہ, اور تیسرا ایک جب مجھے فخر ہوا کہ آج ہم نے وہی جو ایک بچپن میں جو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ان دو شخصیات کو دیکھا کہ ایک دفعہ پی ٹی وی نیوز پر محرم کے وہ پروگرام, میں یہ سمجھتا ہوں جو پروگرام وہ کرتے تھے, ابھی 10 روز کے پروگرام کا ذکر ہوا نا, 3-4 پروگرام 2, 3, 7, 8, 9 محرم کو تو اور بھی کرتے ہیں, لیکن یکم سے 10 محرم پچھلے 7-8 سال سے وہ پروگرام پی ٹی وی نیوز پر میں ہی کر رہا ہوں. ایک دفعہ مجھے کالبن حمید شورش, ان کا نام شورش کشمیری کے بیٹے, اس نے مجھے کہا کہ باپتی صاحب جو سیدھے سیدھے پروگرام جو سب کرتے ہیں آپ کو اس دفعہ کوئی کمال کی چیز کریں. میں نے کہا کیا کمال کی؟ کہ آپ کے جو پچھلے مقررین تھے مولانا علامہ اظہر حسن زیدی, علامہ نقم رشید تھراوی, ان کی کوئی کلپ نکالیں اور 3 دن میں, یہ میری بس آخری بات ہے, اگر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تو معذرت خواہ, 3 دن میں ان کے کلپ نکالیں منٹس کے اور ان کا تعارف پیش کریں تاکہ یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اہل تشیعوں میں کیا کیا ناطے گزرے ہیں. وہ جب میں باہر نکلا تو تقریباً پی ٹی وی کے تمام پروڈیوسرز نے ہاتھ کھڑے کر لیے, بلکہ 1-2 پروڈیوسر سے تو میری اچھی خاصی طرف کلامی بھی ہو گئی کہ تم دل سے کام نہیں کرنا چاہتے. باہر ہم خود آرکائیو میں گئے پی ٹی وی کے, اور وہاں سے کچھ مواد نکلا, یوٹیوب سے نکلا, علامہ اظہر حسن زیدی, نقم صاحب اور رشید تھراوی کے 3-3 منٹ کے کلپ نکال کر ہم نے وہ پھر 8, 9, 10 محرم کو پروگرام چلا. ایک پروگرام میں یہاں سے یوں گے شمیم حیدر سید صاحب موجود تھے جو علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا تھا, اور اس کی بہت اپریسیشن ہوئی کہ پرانے علماء کے 3 منٹ کے بڑے افیکٹو کلپ نکال کر اور پھر ان کو ریلیٹ کرنا. تو بہرحال یہ جو ہزاروں پروگرام ہیں, اب میں ایک آخری بات یہ بھی کرتا جاؤں کہ جب یہ پی ٹی وی تھا, پھر ہادی ٹی وی آیا, کوئی مذہبی چینل نہیں تھے, تو اس وقت یہ بہت سارے جو اہل سنت کے علماء دیکھ رہے ہیں. میں اب کیا نام لوں, منیف قریشی ہیں یا اللہ نعیمی ہے, جتنے بھی آپ اہل سنت کے, یہ مجھے فخر ہے کہ ان کو پہلی دفعہ میں لایا, اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں بولنا جو ہے وہ آپ ہی نے سکھایا ہے. تو جب ہم پیچھے میں دیکھتا ہوں, مجھے جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی یا جب آج کا ذکر کیا, تو میں نے کہا یہ جو عشق تھا اپنے کام سے اور میڈیا کے حوالے سے, اور وہ جو میں نے عرض کیا نا جو دل میں ایک چنگاری پیدا کی, وہ منتظر عباس نقوی اور اون محمد رضوی نے پیدا کی تھی. خدا کا شکر ہے کہ وہ جو ایک خواب تھا وہ منتظر عباس نقوی صاحب کی طرح کے پروگرام یا ان کو فالو کرنے کے, وہ اس طرح پورا ہوا کہ ہمیں موقع مل گیا اور ہم نے ایسے پروگرام کیے. اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ دوسری شخصیت اور محمد رضوی نہ صرف ان سے جا کے پنڈی میں ملاقات بھی ہوگی بلکہ قرابت داری بھی پیدا ہو جائے گی. تو ہم ان 2 شخصیات ہی کی باعث اپنی زندگی کو کافی حد تک, وہ جو ابھی ذکر ہوا نا کہ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ ہم نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے, تو میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ ابھی تک 12 کمیاں ہیں, خلوص کی شاید کمی ہو, ٹیکنیکس کی بھی کمی ہو, لیکن سیٹسفیکشن ہے کہ اب تک میڈیا کے حوالے سے ہم نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے اور ایک اثر ڈالا ہے. جناب منتظر عباس نقوی صاحب کو جو بھی یہ کاوشیں ہیں اور میڈیا میں جو بھی لوگ اچھے کام کر رہے ہیں, ان 2 شخصیات کو یہ صدقہ جاریہ پہنچتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.